Hello students, now we are going to discuss about the astronomical telescope which is used to see astronomical objects as well as terrestrial objects। मतलब है जो अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्लियरली और डिस्टिंक्टली देखने के लिए भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप काम में लिया जाता है और इट इज़ ऑल्सो यूजेस फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल पर्पजेज। यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है जो उसको ऑब्जर्व क्लियरली और डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व करने के भी काम में लिया जाता है। बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजेस टू लेंसेज, one which is objective lens which is large in size, large sized diameter है जो होता है या large sized का होता है, उसका aperture भी बहुत large होता है, और eyepiece जो होता है वो smaller in size होता है, that's why its focal length is also small। understand? अब बच्चों, what is the purpose of taking so much large sized objective lens? Because in order to get more light from the object, लाइट्स वो है जो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लाइट को गैदर करेगा और उससे फाइनल इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो ब्राइट होगा। फर्स्ट तो है जो इसका ये बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट जो है उसका ये है बच्चों, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो बच्चों वेव ऑप्टिक्स के अंदर है जो डिस्कस की जाती है। रिजॉल्विंग पावर मतलब डिस्टेंट, जैसे दो स्टार को हम जो टेलीस्कोप के थ्रू है जो देख रहे हैं वो क्लोजली मतलब बहुत क्लोज सिचुएटेड है। अंडरस्टैंड? तो फिर ध्यान रखना उनके बीच में मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, उनसे जो रेज आ रही है और ऑब्जेक्टिव लेंस पे गिर रही है उनके बीच में मिनिमम एंगुलर सेपरेशन कितना हो, दैट इज़ द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। कितना हो कि इन द इमेज प्लेन द इमेजेस ऑफ बोथ स्टार्स कैन बी सीन डिस्टिंक्टली और क्लियरली एंड द रिजोल्यूशन इज बेटर। अंडरस्टैंड? तो फिर है जो बच्चों ध्यान रखना, रिजोल्विंग पावर इज 1 द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, दैट इज़ द इनवर्स ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, जिसको हम जो आगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर बच्चों रिजोल्विंग पावर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है डायमीटर अपॉन 1.22 लैम्डा, डायमीटर अपॉन 1.22 लैम्डा। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ बाय विच द ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी वेवलेंथ से वो इल्यूमिनेटेड है, कौन सी वेवलेंथ है जो ऑब्जेक्ट से हमारी ओर आ रही है। अंडरस्टैंड? एंड डायमीटर इज द डायमीटर, वी मीन डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर जो है उसके ऊपर उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंस है। अंडरस्टैंड? जितना है जो उसका लार्ज डायमीटर होगा उतना ही ज़्यादा रिजोल्विंग पावर ज़्यादा होगी। अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों हम इसको डिस्कस करते हैं कि लेट इट बी द ऑब्जेक्टिव। ये आपका है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, एंड लेट इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टैंड? अब बच्चों लेट वी आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस, दैट इज रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो बच्चों जो एक रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, और एक रे बच्चों है जो पैरेलल ही आ रही है। दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, these are coming from infinity, क्योंकि ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों रेज ये बीम जो है पैरेलल होगा। अंडरस्टैंड? और लेट ये एंगल है जो हमारे पास अल्फा है, द बीम इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टैंड? अब ये वाली रे जो बच्चों इसके फोकल प्लेन के अंदर है जो मीट करेगी, लेट इस पॉइंट के ऊपर इसने मीट किया, और यहाँ है जो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी की इमेज का है जो टॉप पॉइंट बनेगा। तो लेट इट बी द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अंडरस्टैंड? इट इज लेट ए बी। अंडरस्टैंड? और यहीं इसका है जो बच्चों है जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस भी होगा इसी पॉइंट के ऊपर, बी के ऊपर, इसके ऊपर F2 होगा बच्चों, F2, क्योंकि ये जो रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये जो ए बी इसकी इमेज है जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्टिव लार्ज साइज का है, इट इज ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंड? अब बच्चों आई पीस के लिए ये जो एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्क करना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो आई पीस है जो रिलेटिवली है जो स्मॉलर फोकल लेंथ का होता है। अंडरस्टैंड? तो इट इज रिलेटिवली ऑफ स्मॉल एपर्चर so that its focal length be small। Understand? अब बच्चों है जो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा और ये वाली जो डिस्टेंस है विद इन इट्स
फोकल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आई पीस से जो इसकी डिस्टेंस है वो बच्चों फोकल लेंथ से स्मॉलर डिस्टेंस है। या तो ये जो इसकी फोकल फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही है जो ये वर्चुअल इमेज बना दे, ये सॉरी रियल इमेज बना दे इस ऑब्जेक्ट की, कहाँ, तो उस केस के अंदर ये इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज है जो इन्फिनिटी पे बना देगा। अंडरस्टैंड? ये वाली इमेज जो कि रियल इमेज है किसने बनाई है? ऑब्जेक्टिव ने बनाई है। वो इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप वर्क करेगी। अगर ये इमेज इसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे है, ये तो इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस है बच्चों, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी अगर यही हो, अंडरस्टैंड, इन दैट केस द फाइनल इमेज विल बी वर्चुअल, एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? तो बच्चों मैं क्या करता हूँ कि एक रे जो यहाँ से निकाल देता हूँ और एक रे इस टाइप से, ये इसके लिए जो इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस है F2 किसका? आई पीस का। अगर मैं पीछे की ओर है जो इसको एक्सटेंड करता हूँ तो रेज appears टू कम फ्रॉम, इसी तरह से मैं इसको भी है जो पीछे की ओर एक्सटेंड कर देता हूँ बच्चों। Rays appears to come from this point, it will be final enlarged image। और ये जो फाइनल इमेज जो है ये आई पीस ने फॉर्म की है, फाइनल इमेज, इट इज़ एनलार्ज, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये इमेज है जो बच्चों इरेक्ट मानी जाएगी, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है बच्चों इंटरमीडिएट इमेज, इट सर्व्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस, और इट इज़ अ फाइनल इमेज, इट इज़ एनलार्ज विद रेस्पेक्ट टू दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इरेक्ट भी है इसके रेस्पेक्ट में। अंडरस्टैंड? और हमारी आई है जो बच्चों यहाँ रहेगी हमारी आँख। अंडरस्टैंड? इट इज़ द आई। अब बच्चों अगर आपको फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है तो मैंने आपको बोला है कि इसकी जो रियल इमेज बनेगी वो इसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगी। फर्स्ट प्रिंसिपल पर फोकस होने पर ये डिस्टेंस है जो इसकी फोकल लेंथ के इक्वल टू हो जाएगी, तो ये फाइनल इमेज है जो इन्फिनिटी पे बना देगा। और अगर इसकी ये रियल इमेज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस, यानी थोड़ी सी स्लाइटली अगर है जो टुवर्ड्स राइट, यानी इसके क्लोज अगर हो जाए, तो उस केस में भी ये वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। और हमको है जो हमारे पास जो केस है जो हमको डिस्कस किया जाता है फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, अंडरस्टैंड, तो उसके लिए वो केस है जो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर है जो इसकी रियल इमेज इसकी फोकल लेंथ से थोड़ी सी है जो स्मॉलर डिस्टेंस के ऊपर, यानी इसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से थोड़ी सी इस साइड में अगर है जो इसकी इमेज बने, रियल इमेज जो इस ऑब्जेक्टिव ने बनाई है। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर, MP, मैग्नीफाइंग पावर। अंडरस्टैंड? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए तो सेम था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई, अंडरस्टैंड, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। अंडरस्टैंड? यहाँ लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आता था सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाले केस में। ये आपको जो बहुत केयरफुली है जो ध्यान रखना है आपको कि इसका फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला है। अब फाइनल इमेज बच्चों ये है, फाइनल इमेज लेट इस लेंस के ऊपर बीटा एंगल बना सबटेंड करती है, इट इज़ द बीटा एंगल। अंडरस्टैंड? इस लेंस पे, और सिंस आई इज क्लोज टू आई पीस, इसका मतलब आँख की रेटिना पे भी ऑलमोस्ट है जो ये बीटा एंगल ही बनेगा, तो इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई। अंडरस्टैंड? तो इट मीन्स बच्चों ये बीटा हो जाएगा, फिर बीटा है जो बिलो द एक्सिस है इसलिए आप उसको डायरेक्टली माइनस बीटा भी ले सकते हैं, और ये अबव द एक्सिस है उसको आप अल्फा भी ले सकते हैं। अगर आप दूसरी तरीके से कंसिडर करना चाहें तो बीटा स्मॉल एंगल होने से ये टेंजेंट बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा
ये एंगल, वैसे ये ऑब्जेक्टिव के साथ बन रहा है बच्चों, लेकिन ये जो बच्चों ऑब्जेक्ट इतनी लार्ज डिस्टेंस पे है कि ये डिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम यहाँ से खड़े होकर भी ये जो ऑलमोस्ट उस ऑब्जेक्ट को देखें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी के ऊपर है, तो हमारी आंख पे भी ऑलमोस्ट वो अल्फा एंगल ही बनाएगी। ये लेंथ है जो इरेलीवेंट है, इट इज़ इनसिग्निफिकेंट, अंडरस्टैंड, इट सबटेंड्स ऑलमोस्ट एंगल अल्फा एट द आई इफ ऑब्जेक्ट इज सीन डायरेक्टली एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अंडरस्टैंड। तो टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट अल्फा, अंडरस्टैंड, सॉरी टेंजेंट अल्फा। अब टेंजेंट बीटा अगर आप यहाँ से निकालना चाहो, लेट इसकी हाइट है जो बच्चों इंटरमीडिएट इमेज जो इसके लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है वो h है, तो h बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो टेंजेंट बीटा इज माइनस h बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होने से। और ये डिस्टेंस है जो बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस ue, अंडरस्टैंड। और टेंजेंट अल्फा अपॉन में मैं टेंजेंट अल्फा लिख रहा हूँ बच्चों, टेंजेंट अल्फा, तो ये अल्फा है तो बच्चों वर्टिकली अपोजिट होंगे से ये भी अल्फा होगा, अंडरस्टैंड। और ये है जो इसकी फोकल लेंथ के इक्वल्स टू डिस्टेंस होगी बच्चों, ये डिस्टेंस है जो फोकल लेंथ, ये वाला पॉइंट इसके फोकल प्लेन में, फोकल प्लेन अगर मैं यहाँ एक प्लेन रख दूँ तो दिस इज द पॉइंट इन फोकल प्लेन, है ना, उस प्लेन के ऊपर है जो ये इमेज बनती है, तो फोकल प्लेन के अंदर। और प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस इसका यहाँ है बच्चों, अंडरस्टैंड, F2। हाँ, तो बच्चों इस वाले यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस h अपॉन प्लस FO, क्योंकि बिलो द एक्सिस है माइनस h, और ये जो इस डायरेक्शन में मेजर्ड है पोल से तो प्लस FO, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया बच्चों, ये बीच में अपोजिट अपॉन वाला साइन है। अब बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो h अपॉन UE इंटू FO अपॉन माइनस h से h कैंसिल, इट इज़ माइनस FO अपॉन UE, दैट इज MP मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू माइनस FO अपॉन UE, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हमको है जो जैसा कि प्रीवियस दो केसेस सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाले केस के अंदर हमने दो केसेस डिस्कस किए, वैसे ही दो केस हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अंडरस्टैंड। केस वन व्हेन फाइनल इमेज बच्चों आई पीस बनाएगा, फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ कंफर्टेबल व्यूइंग, दैट इज v इक्वस टू माइनस d इक्वस टू माइनस 25 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। यहाँ हमको इमेज बनानी है। अब फाइनल इमेज तो बच्चों ये बना रहा है आई पीस, तो इसके लिए हम लेंस फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, इम्प्लाइज 1 अपॉन प्लस FE, 1 अपॉन F की जगह, चूँकि ये कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ विद साइन पुट करनी है आपको 1 FE, 1 अपॉन V, फाइनल इमेज तो यहाँ बना रहा है बच्चों माइनस D पे, अंडरस्टैंड, यानी इस और बना रहा है, और माइनस 1 अपॉन U की जगह माइनस UE, इम्प्लाइज 1 अपॉन FE इक्वस टू 1 अपॉन FE, सॉरी अब आपके पास आ चुका है 1 अपॉन FE, इसको भी मैं इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, 1 अपॉन D इक्वस टू 1 अपॉन UE, अंडरस्टैंड। यहाँ है बच्चों मैग्नीफाइंग पावर है माइनस FO इंटू 1 अपॉन UE, माइनस FO इंटू 1 अपॉन UE, तो 1 अपॉन UE की ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए MP इक्वस टू माइनस FO इंटू 1 अपॉन UE यानी माइनस FO, 1 अपॉन UE हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D, अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों MP के लिए मैं एक इसमें मॉडिफिकेशन और कर लेता हूँ बच्चों, FO इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, अंडरस्टैंड। मैं जो 1 अपॉन FE को कॉमन लेना चाहता हूँ इस वाली टर्म में, लेकिन इस वाली टर्म में जो 1 अपॉन FE नहीं है, तो मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ इस इक्वेशन को,
इस फॉर्मूले को 1 FE प्लस FE अपॉन D इंटू FE ऐसे लिख देता हूँ। FE इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो FE से FE वापस कट सकता है। अब ये जो 1 अपॉन FE है जो बच्चों कॉमन आ सकता है, तो माइनस FO अपॉन FE दैट इज 1 प्लस FE बाई D। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर in the case when final image is formed at least distance of distinct vision or least distance of comfortable viewing. Understand? तो माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE बाई D। अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो इस केस में ट्यूब लेंथ यानी इस लेंस और इस लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ है ना, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। अंडरस्टैंड? तो वो बन रही है बच्चों, ट्यूब लेंथ जो बन रही है दैट इज FO प्लस UE, दैट इज FO प्लस UE, मैग्नीट्यूड ऑफ UE। अंडरस्टैंड? अब बच्चों UE को आप कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज है जो आपके पास 1 अपॉन UE जो आया था बच्चों, वो आया था 1 अपॉन UE जो आया था आपके पास 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D आया था। अंडरस्टैंड? ये आया था। तो इससे है जो आप है जो इसको सॉल्व कर लें, FE इंटू D LCM ले रहा हूँ मैं, इट इज़ D प्लस FE, इट इज़ 1 अपॉन UE, दैट्स वाई UE इक्वल्स टू D इंटू FE अपॉन D प्लस FE। तो बच्चों इस केस के अंदर मैं ये UE की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो ट्यूब लेंथ जो हो जाएगी यानी दोनों ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की डिस्टेंस वो हो जाएगी DFE अपॉन D प्लस FE। ये ट्यूब लेंथ हो गई बच्चों, इट इज़ द ट्यूब लेंथ। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हम सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी और इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। बच्चों ध्यान रखना, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपके न्यूमेरिकल में ये भी पूछा जा सकता है फाइनल इमेज या इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट बीइंग फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अंडरस्टैंड? तो केस 2 we are going to discuss case 2 when final image is formed at infinity. Understand? Case 2 when final image is formed at infinity, that is V equals to माइनस इन्फिनिटी। और इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मैं लिख देता हूँ बच्चों, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे। एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंड? नाउ फाइनल इमेज यही बनाएगा, तो इसी के लिए लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। 1 अपॉन प्लस FE 1 अपॉन V तो बच्चों इन्फिनिटी पे इमेज बना रहा है, माइनस 1 अपॉन माइनस UE। अंडरस्टैंड? 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो इसका मतलब इम्प्लाइज 1 अपॉन FE इक्वस टू हो गया बच्चों 1 अपॉन UE। अंडरस्टैंड? 1 अपॉन UE। अंडरस्टैंड? नाउ सिंस मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है माइनस FO अपॉन UE। तो आप इसको है जो 1 अपॉन UE की वैल्यू वहाँ से उठा लें आप, तो माइनस FO इंटू 1 अपॉन UE, 1 अपॉन UE इज़ 1 अपॉन FE, दैट इज़ माइनस FO अपॉन FE। अंडरस्टैंड? तो बच्चों इस केस के अंदर है जो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला मिला है आपको वो मिला है माइनस FO अपॉन FE। अंडरस्टैंड? या एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कह सकते हो आप माइनस FO अपॉन FE। तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले से जो बच्चों क्लियर है कि FO मस्ट बी लार्ज और FE शुड बी स्मॉल, दैट्स वाई द ऑब्जेक्टिव हैज़ लार्ज डायमीटर
एंड द आई पीस हैज़ स्मॉल डायमीटर। उस केस में मैग्नीफाइंग पावर भी है जो बच्चों क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। और लाइट गैदरिंग कैपेसिटी, इट गैदर्स मोर लाइट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज अपर्चर। लार्ज अपर्चर के कारण ये ज़्यादा लाइट गैदर करता है ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है बच्चों। ऑब्जेक्ट इज वेरी फार ऑफ डिस्टेंस। इन दैट केस लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ मोर गैदर्ड then the final image is this, will be bright, understand? And minus sign shows that the final image is inverted with respect to original object। ये ऑब्जेक्ट बच्चों कुछ है जो इन्फिनिटी के ऊपर होगी, लेकिन है जो बच्चों ये इस टाइप की होगी, अंडरस्टैंड? इट विल बी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड? अब बच्चों इस केस के अंदर जो ट्यूब लेंथ बनती है, ट्यूब लेंथ, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्यूब लेंथ, तो ट्यूब लेंथ ऑब्वियसली है जो बच्चों ये जो FO है, और फिर फाइनल इमेज अगर इसने इन्फिनिटी पे बनाई तो इट मीन्स ये UE जो है वो FE के इक्वल्स टू आ रही है बच्चों। यहाँ से भी आ रही है बच्चों FE इक्वल्स टू UE, अंडरस्टैंड? तो इस केस के अंदर ट्यूब लेंथ जो बनती है दैट इज FO प्लस FE, अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द ट्यूब लेंथ। अब बच्चों मैं अगेन है जो रिजॉल्विंग पावर वाला मैटर मैं क्लियर कर देता हूँ, अंडरस्टैंड? रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप के लिए क्या है? रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर से बच्चों, रिजॉल्विंग पावर डिसाइड करता है बच्चों ऑब्जेक्टिव। रिजॉल्विंग पावर, अंडरस्टैंड? वो डिसाइड करता है ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्टिव है बच्चों, एंड वी आर ऑब्जर्विंग टू डिस्टेंस स्टार्स थ्रू इट, अंडरस्टैंड? मैं जो क्या कर रहा हूँ कि दो डिस्टेंस स्टार को है जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेट फर्स्ट स्टार तो यही है और एक सेकंड स्टार जो है बच्चों यहाँ है, तो फिर ये जो स्टार से चलने वाली रेज है जो इस टाइप से आएगी, और ये स्टार्स हैं, लेट इट बी S1, इट बी S2। तो व्हाट विल बी द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन ये थीटा, बिटवीन द रेज falling at objective? What should be the minimum angle between the rays coming from these stars S1 and S2? These are situated at very far of distance or infinity, so that in their image plane। अब बच्चों अगर मैं वेव ऑप्टिक्स का यूज़ करूं तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर है जो रेले का क्राइटेरिया है, तो रेले ने एक क्राइटेरिया दिया है कि अगर है जो ये दोनों के जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर अगर है जो फर्स्ट के मैक्सिमा पे सेकंड का अगर मिनिमा गिरता है, अंडरस्टैंड? ये बच्चों ये थ्योरी में और आगे और डिस्कस करूंगा। ये मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज ऑफ S2 और इट इज द ब्राइट फ्रिंज ऑफ S1, मैक्सिमा ये S1 और ये S2, अंडरस्टैंड? ये ब्राइट फ्रिंज ठीक है ना, किसकी? S1 की ब्राइट फ्रिंज। और ये जो बच्चों S2 की ब्राइट फ्रिंज। ये जो मैक्सिमा ऑफ, ये मैक्सिमम ऑफ S1 सॉरी, और इट इज़ मैक्सिमम ऑफ S2। तो इनके बीच में ये ट्रफ जो है इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड। ध्यान रखना, ये ट्रफ जो बन रहा है इनके दोनों मैक्सिमास के बीच में ये खड्डे नुमा जो बन रहा है ट्रफ, इट इज़ अ ट्रफ। अकॉर्डिंग टू रेले इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर आइज एंड ऑब्जेक्ट्स आर said to be well resolved in their image plane. The image of these distant stars are said to be well resolved, यानी आप उनको डिस्टिंक्टली है जो ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये जो मिनिमम एंगल है बच्चों, ये जो कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इट इज़ द मिनिमम एंगल बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स एट द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव है बच्चों, सो दैट इन देयर इमेज प्लेन
द इमेजेस ऑफ दीज स्टार्स कैन बी जस्ट रिजॉल्व है जो वो मानी जा सके। तो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, तो रिजॉल्व ध्यान रखना, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन थीटा है, और रिजॉल्विंग पावर है जो होती है बच्चों आरपी, रिजॉल्विंग पावर वो 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, अंडरस्टैंड, और 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन थीटा, और थीटा का फॉर्मूला है जो बच्चों वी विल डिराइव और वी विल डिस्कस इन वेव ऑप्टिक्स, अंडरस्टैंड। ये रे ऑप्टिक्स चल रही है, वेव ऑप्टिक्स में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर हम जो थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये आ जाएगा डी इज़ द डायमीटर, अंडरस्टैंड। मैं इसको 2a ले लेता हूँ, a इज़ द रेडियस अपॉन 1.22 लैम्डा, a है जो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड। तो रिजॉल्विंग पावर है जो बच्चों, और लैम्डा इज द वेवलेंथ बाय विच द ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड, अंडरस्टैंड। यानी आप इन जनरल है जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को अपन वाइट लाइट्स में ही है जो ऑब्जर्व करते हैं, वाइट लाइट ही वहाँ से है जो रिफ्लेक्ट होकर आती है एंड ऑब्जेक्ट इज इमेज इज सीन, अंडरस्टैंड। तो लैम्डा है जो वेवलेंथ हो गई, एक तरीके से मीन वेवलेंथ हो गई, और ए इज़ द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों ऑब्वियसली रिजॉल्विंग पावर यानी जस्ट रिजॉल्व, ये S1 और S2 इसके इमेज प्लेन में जस्ट रिजॉल्व हो सके अकॉर्डिंग टू रेलियस क्राइटेरिया फॉर विच द डायमीटर और रेडियस ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लार्ज, अंडरस्टैंड। तो दो रीज़न हो गए बच्चों कि एक तो है जो इमेज भी, फाइनल इमेज विल बी ब्राइट एंड इट्स रिजॉल्विंग पावर विल बी बेस्ट, एंड ऑल्सो मैग्नीफाइंग पावर विल बी मोर इफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ लार्ज डायमीटर और लार्ज साइज्ड, अंडरस्टैंड। आई थिंक ये जो मैटर आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड। अब बच्चों एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी बता देता हूँ मैं आपको जो अपनी NCERT का है। वी हैव ए टेलीस्कोप, क्वेश्चन, वी हैव ए टेलीस्कोप ऑफ focal length of objective 140 centimeter, 140 centimeter. Obviously it is simple telescope, it is not the astronomical telescope, understand। थ्योरी, बेसिक थ्योरी दोनों की बच्चों सेम रहेगी बच्चों, दैट इज FO इक्वस टू 140 सेंटीमीटर एंड FE इक्वस टू 5 सेंटीमीटर मेयरली। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर MP when telescope is in normal adjustment। देखो बच्चों यहाँ नॉर्मल एडजस्टमेंट आई है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, दैट इज फाइनल इमेज V है जो ध्यान रखना माइनस इन्फिनिटी पे। इसका नॉर्मल एडजस्टमेंट का मीनिंग बच्चों ये नॉर्मल V इक्वस टू माइनस इन्फिनिटी। तो बच्चों इस केस में हमको ऑब्वियसली हमको पता है कि MP मैग्नीफाइंग पावर इक्वस टू माइनस FO अपॉन FE होता है, अंडरस्टैंड। तो माइनस FO इज 140 सेंटीमीटर एंड FE इज 5 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। FO अपॉन FE स्मॉल होना चाहिए बच्चों, लार्ज मैग्नीफाइंग पावर के लिए FE मस्ट बी स्मॉल, अंडरस्टैंड। FO लार्ज होना चाहिए, FE स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ 140 और यहाँ 5 सेंटीमीटर है, अंडरस्टैंड। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर बेटर हो जाती है। तो बच्चों 28 एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगा, उसका 28 होगा, अंडरस्टैंड। और केस 2 अगर डिस्कस करें तो व्हेन फाइनल इमेज इज एट V इक्वस टू माइनस D यानी माइनस 25 सेंटीमीटर, यानी एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे आपकी फाइनल इमेज बन रही है। तो इस केस में जो बच्चों ऑब्वियसली है जो MP हमको पता है तो माइनस FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE बाई D, अंडरस्टैंड। तो माइनस FO अपॉन FE तो बच्चों माइनस 28 आई गया इंटू 1 प्लस FE है बच्चों आपके पास 5 और ये है बच्चों D 25, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया माइनस 28, ये 30/25 हो गया, 30/25 दैट इज 6/5। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो 28 इज -168
डिवाइडेड बाय 5 दैट इज -3 5 3 1 3 -33.6 MP मैग्नीफाइंग पावर इस केस में आ जाएगी -33.6। बहुत ईजी टाइप का मैंने न्यूमेरिकल लिया है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको है जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बच्चों ये है जो टेलीस्कोप के बारे में जो कुछ डिटेल्स थी जो मैंने बताई आपको, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव लार्ज साइज़ का होना चाहिए और आईपीस जो होना चाहिए वो स्मॉलर इन साइज होना चाहिए। अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रोल की यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है, वो फाइनल इमेज को ब्राइट बनाएगा। सेकेंडली वो मैग्नीफाइंग पावर को भी बढ़ाएगा अगर वो लार्ज है, और रिजोल्विंग पावर इज इंपॉर्टेंट टर्म, वी विल डिस्कस इन डिटेल इन वेव ऑप्टिक्स इन दिस मैटर। अंडरस्टैंड, तो वहाँ वेव ऑप्टिक्स काम में आती है, इसलिए जो इस पॉइंट को है जो उन्होंने इस को है जो वेव ऑप्टिक्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उसमें वेव नेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज द ऑब्जेक्टिव बिहेव्स लाइक एन एपर्चर। तो वो जो ध्यान रखना कि जो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन जो डिस्कस होता है उसके अंदर वो एपर्चर की तरह वर्क करता है, और जो उसके अंदर जो इमेज की जगह उसका डिफ्रैक्शन का पैटर्न बनता है। मैंने जो मैक्सिमास बनाए थे वो उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न के पीक्स हैं बच्चों, पीक्स मतलब सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा। अंडरस्टैंड, तो मैं उसको डिटेल से वहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन ये चूंकि इंपॉर्टेंट और ये रेलिवेंट है इस मैटर में, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। थैंक यू।